गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और लास्ट क्लास में हमने स्टेटस के कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। आज हमें उस पर कुछ नोट्स बनाने हैं, तो मेरे साथ साथ आप इसके नोट्स भी बनाते रहिए। स्टेटस के लिखिए मेरे साथ साथ। लिखो बेटा, रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा चैप्टर है। तो हम आरएस बोलते हैं बेटा, रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, इसके नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में, तो आइए लिखते हैं पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, ये जो नोट्स बना रहा हूँ बेटा, ये मोर देन सफिशिएंट है। आपको यही पढ़ना है एग्जाम के अंदर, बुक से कुछ नहीं देखना। पहला पॉइंट लिखते हैं, इसमें लिखो टोटल इनकम। टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी। एसएससी कौन होता है? जिसको टैक्स पे करना होता है हमारे इनकम टैक्स में। टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी कंप्यूटेड unless unless we know residential status of SSC during the previous year. ये है पहला पॉइंट हमारा। जब तक आपको एसएससी का स्टेटस नहीं पता चलेगा, जब तक एसएससी का स्टेटस नहीं पता चलेगा, तब तक उसकी टोटल इनकम आप नहीं निकाल सकते। क्यों सर? क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रेजिडेंशियल स्टेटस ये बताता है कि इंडिया में उस पर्टिकुलर एसएससी की कितनी इनकम टैक्सेबल होने वाली है। ठीक है बच्चों? हाँ सर। देखो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखो इसमें। इट इज कैलकुलेटेड, इट इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी ईयर। हर साल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 लिखो, सिटीजनशिप ऑफ ए कंट्री एंड रेजिडेंस स्टेटस residential status of that country that country are different, different concept। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा। स्टेटस अलग चीज है और कैटेगरी आपकी अलग चीज है। ठीक है, जो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है वो अलग रहेगा।
पॉइंट नंबर 4 लास्ट पॉइंट लिख लो इसके अंदर, एक बेसिक नोट के अंदर, ये बेसिक नोट है हमारी, बेसिक नोट का लास्ट लिखो पॉइंट, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑलवेज डिटरमाइन, ऑलवेज डिटरमाइंड फॉर प्रीवियस ईयर, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर का स्टेटस निकालना होता है। बढ़े आगे। अब समझिए बच्चों, जो आपका रेजिडेंस स्टेटस है, वो हम हमारी बुक के हिसाब से हमें पढ़ना है इंडिविजुअल एचयूएफ का, और एक है कंपनी, कंपनी का एक और बना लो साथ साथ में, अदर। ठीक है बच्चों। अब जो इंडिविजुअल का है वो है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अंदर, एचयूएफ का है सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 के अंदर, कंपनी का है सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 के अंदर, और अदर का है बच्चों सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 के अंदर। मतलब 4 पार्ट के अंदर 4 हिस्से हमारे कर रखे हैं। ठीक है, लिख लिया तो बढ़ सकता हूं आगे आपके, जो आपने लिख लिया ये रिप्लाई करो ना बेटा। डन। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। अब सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेटस इंडिविजुअल का, ठीक है ना। आइए इसमें नोट बनाते हैं हम किसका, रेजिडेंशियल स्टेटस आरएस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इसका सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है बेटा, अभी हमने देखा। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो इंडिविजुअल है आपका, इंडिविजुअल दो कैटेगरी में जाएगा, या तो ये रेजिडेंट बनेगा या ये नॉन रेजिडेंट बनेगा। ठीक है बेटा, रेजिडेंट कब बनेगा ये, रेजिडेंट बनने के लिए इसको बेसिक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, और नॉन रेजिडेंट के लिए फेल टू स्पेसिफाई बेसिक कंडीशन। अगर आपने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो आप नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे, बेसिक पूरी के लिए रेजिडेंट बन जाएंगे। और बेसिक क्या है बच्चों, बेसिक दो है, दो कंडीशन है बेसिक, बताइए आपको। और दोनों में बीच में और का साइन है, और का। काम करता हूँ, इस लाइन को उठाता हूँ मैं, और लिखो पहला क्या है, इफ, इफ स्टे इन इंडिया
in India for 182 days or more. In previous year, या फिर और का साइन है बेटा, और में क्या था, 60 days in previous year plus 365 days in फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, पीपीवाई मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है बच्चों, ऊपर हो जाऊं थोड़ा सा, यह बेसिक। अब जिसने बेसिक पूरी कर दी है, फिर आपको इसके साथ साथ, बेसिक के साथ साथ एडिशनल भी देखनी पड़ेगी। एडिशनल कंडीशंस, और वो क्या है पता ही बेटा आपको, वो भी दो है। अगर आपने नोट कर लिया तो मुझे मैसेज करना, हाँ सर इतना नोट हो गया, ताकि आगे आगे बढ़े हम। तो एडिशनल कंडीशन तो आपको पता ही है बेटा, एडिशनल कंडीशन दो थी हमारी। देखिए इस एडिशनल कंडीशंस को, तो लिखते हैं। अभी एडिशनल कंडीशंस लिख रहा हूं मैं, ये देखो यहां से यहां पर दो हैं। सबसे पहले वाली कौन सी है, पहली है इफ ही इज रेजिडेंट फॉर 2 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। यह पहली। दूसरी है, इसमें प्लस का साइन है, प्लस मतलब एंड का साइन है। और दूसरी क्या है बच्चों बताओ, आपको याद होगी ये दूसरी वाली, हाँ सर, ही स्टे इन इंडिया, इन इंडिया फॉर 730 days इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है बच्चों, अब मैं इन अब मैं कुछ नोट लिखवा रहा हूं बेटा आपको, नोट। ये नोट है कौन से, ध्यान से देना, नोट फॉर इंडिविजुअल के लिए नोट है बेटा, इंडिविजुअल रेजिडेंशियल स्टेटस, ये इसके नोट है। पहला नोट क्या है सर, ऊपर कर दूं इसको, हाँ सर ऊपर कर दीजिए, हमने देख लिया, लिख लिया। पहला नोट लिखो बच्चों, पहला नोट क्या है, डे ही लीव इंडिया, लीव मतलब इंडिया को छोड़ के वो जा रहा है, एंड डे ही कम्स टू इंडिया, इंडिया में आ रहा है। बोथ, दोनों के दोनों, आने वाले और जाने वाले, आर काउंटेड, दोनों के दोनों गिने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए जो हैं
जी इंडिया में आए, कम इंडिया, 15 अगस्त 2020 को। लीव्स इंडिया, इंडिया को छोड़कर गए 30 जनवरी 2021 को। कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया। भाई वो कितने दिन इंडिया में रहा वो कैलकुलेट करना है बच्चों आपको। तो बताओ बच्चों कितने दिन इंडिया में रहा, कैसे कैलकुलेट करोगे आप। इस सॉल्यूशन में आप कैलकुलेट करें तो आप कहेंगे कि सर ये जो पूरा साल है तो 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट होगा, 31 मार्च 21 को एंड होगा। इसमें वो इंडिया में आया कब, 15 अगस्त को आया। इंडिया से गया कब, 30 जनवरी को चला गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पीरियड है बेटा वो होगा स्टे इंडिया, स्टे इन इंडिया। हाँ सर ये तो समझ में आ रहा है हमें। अब ये पीरियड निकालते हैं। मुझे बताओ बेटा अगस्त में कितने दिन रुका है वो, 15 तारीख को गिनना है आपको, है ना। तो 15 से लेकर 31 तक, तो 15 to 31, बताओ भाई कितने होंगे। आपको गिन के दिखाता हूँ यहाँ पर, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। जब भी आप क्वेश्चन करो ना तो फिंगर्स को यूज कर लो बेटा। फिंगर्स को यूज करके करना क्वेश्चन। एक बच्चे ने निकाल के भी दिया, विनय ने 159 डेज। गिनते हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो अगस्त में तो हो गया साहब ये 17 डेज। अब अगस्त के बाद सितंबर में तो पता ही होता है हमें कितने दिन होते हैं, बताओ कितने दिन है, 23 दिन, 30 डेज। सितंबर के बाद अक्टूबर में कितने होंगे बेटा, 31 डेज। नवंबर में कितने होंगे, नवंबर में होंगे ये 30 डेज। दिसंबर में कितने होंगे, दिसंबर में होंगे बच्चा ये 31 डेज। ये जनवरी में गया है ना, बताओ जनवरी में कब गया है ये 20 जनवरी को गया है, तो पूरे 20 दिन लेना पड़ेंगे आपको, मतलब आने वाला दिन और जाने वाला दिन दोनों कैलकुलेट। 158। कितने हो गए बेटा बताओ, 159 आ रहे हैं क्या। जी 159 आ रहे हैं क्या, 130। ठीक है बेटा, नोट हो गया आपका ये। बढ़ते हैं आगे, नोट नंबर 2 निकालेंगे हम। ये हटा देते हैं बेटा, ये तो अजीब। नोट नंबर 2, ये लिखते हैं नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 लिखो बेटा, 24 hours shall be treated as one day। नोट नंबर 3, continuous stay। जी किसका माइक कौन है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए अपना। इज नॉट रिक्वायर्ड।
मतलब आप आ जा भी सकते हैं बेटा, कंटिन्यू रहना कोई जरूरी नहीं है। नोट नंबर 3 लिखो, फ्री 4 आएगा, नोट नंबर 4 आएगा इसमें। नोट नंबर 4 तो इंपॉर्टेंट है। और बिलो, 3 रेजिडेंट, और बिलो 3, नीचे वाले 3 ओनली स्टे 182 days for basic condition, that is 60 days stay not applicable। तो ये तो 3 हैं, इनके केस में, इनके केस में आपको 60 डेज वाला कंडीशन नहीं देखना। देखते हैं कौन कौन से हैं वो 3। सबसे पहला, सबसे पहला बंदा कौन है भाई? पर्सन लिविंग इंडिया, पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। दूसरा है ट्रू मेंबर ऑफ शिप। तीसरा है इंडियन सिटीजन। ऑब्लिक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट टू इंडिया। विजिट टू इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट टू इंडिया। ठीक है, ये कुछ लोग हैं बेटा जिनकी केस में आपको 60 डेज वाली कंडीशन नहीं देखनी, याद है बेटा आपको? आगे बढ़ते हैं हम। अभी इंडियन ओरिजिन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं बेटा यहाँ पर। इंडियन ओरिजिन पर्सन मीन्स, इंडियन ओरिजिन पर्सन का मतलब क्या है लिख देते हैं यहाँ पर। ए पर्सन, ए पर्सन इज सेड टू बी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन if
he oblique or either of his parents or grandparents. Born, born in undivided India. या तो वो, या उसके मम्मी पापा, या उसके दादा दादी, या नाना नानी। तो ग्रैंड पेरेंट में मैरिटल और पेरेंटल दोनों आएंगे बेटा। बोथ इंक्लूड। ठीक है। एक नोट और लिख लो बेटा इसके अंदर। नोट क्या है? और ए सिप क्रू मेंबर, सिप के जो क्रू मेंबर होते हैं, और ए सिप क्रू मेंबर डेज मेंशन, डेज मेंशन इन कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक सर्टिफिकेट होता है बेटा जिसपे आपको लिखना पड़ता है कि आप कितने दिन शिप पे थे, shall be excluded, shall be excluded while computing रेजिडेंशियल स्टेटस। मेरेंटल और पेरेंटल का मतलब होता है बेटा नाना नानी और दादा दादी। ग्रैंड पेरेंट्स में नाना नानी और दादा दादी दोनों शामिल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। ये था हमारे इंडिविजुअल का स्टेटस। आपको ये पता होना चाहिए, मैंने उतना लिखवा दिया आपको। इंडिविजुअल का स्टेटस अब पूरा जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया तो जल्दी से डन लिखो। यस, विनय ने कहा सर नोट कर लिया। युवराज ने कहा, खुशी ने कहा नोट कर लिया। रिया गोयल, सिद्धार्थ कुमावत, अभिषेक पटेल, बाकी जितने बच्चे हैं सब ने नोट कर लिया।
अब आ जाओ बच्चों स्टेटस के दूसरे पड़ाव पर। पहला पड़ाव कौन सा था? पहला पड़ाव देखो बेटा, अगर मैं नोट्स में दिखाऊं आपको, तो पहला पड़ाव जो हमने स्टार्ट कर रखा है वो है इंडिविजुअल। अब हमारा दूसरा पड़ाव जो है वो है सेक्शन 62, मतलब एचयूएफ का स्टेटस। 2 मिनट लगेगी, पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा, फिर बुक भी खोलेंगे साथ साथ में। आइए लिखते हैं नेक्स्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। एचयूएफ का हमने पढ़ा नहीं है अभी, ठीक है, पर मैं पहले लिखवा देता हूं, फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है सर। तो जो एचयूएफ का जो स्टेटस होता है बेटा, एचयूएफ का ये भी 2 टाइप का होता है। इसमें भी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होते हैं बेटा, ठीक है। पर इसमें रेजिडेंट कौन होगा? रेजिडेंट वो होगा इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली, होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो आपका है वर्ड, कंट्रोल मैनेजमेंट, इसको ऑनलाइन रखना बेटा, इस वर्ड को। क्या लिखा? होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, तो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट कब बनेगा वो? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अभी समझा दूंगा मैं, पहले आप लिख लो बच्चों इसको, क्योंकि नोट्स जरूरी हैं। एग्जाम डेज में आप पूरा का पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, पूरा का पूरा इंडिया के बाहर। तो यहां पर भी किसकी बात की इसने? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की। और ये यहां पर लिखा है बेटा होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। यहाँ क्या था? होली और पार्टली इन इंडिया, ठीक है। तो ये नॉन रेजिडेंट बन जाएगा, इस केस में नॉन रेजिडेंट बनेगा ये, इस केस में क्या बनेगा? रेजिडेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एचयूएफ होता है उसमें भी आर ओ आर और आर एन ओ आर होते हैं। हाँ सर, बताया था आपने। तो अब इसके आर ओ आर और आर एन ओ आर और देख लेते हैं बेटा। चलो सर, कब आर ओ आर होगा और कब आर एन ओ आर होगा? तो इफ कर्ता सेटिस्फाई सेटिस्फाई एडिशनल कंडीशन, कर्ता सेटिस्फाई एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन हमने देखी थी ना बेटा, वो वाली,
तो ये क्या बनेगा, तो एच बन जाएगा ROR। इफ करता नोट सेटिस्फाई एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन तो पता ना बच्चों आपको, पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट और पिछले 7 साल में 730 डेज वाला। तो यहां पर क्या वर्ड लिया मैंने यूज, नोट सेटिस्फाइड। उस केस में ये क्या बन जाएगा बेटा, मतलब एच हमारा क्या बनेगा, RNOR। मैं यहां पर कर्ता की बात नहीं कर रहा, कर्ता तो इंडिविजुअल होता है बेटा, उसकी कंडीशन तो आप इंडिविजुअल में देखेंगे। पर एच की बात चल रही है, एच कब बनेगा, क्योंकि एच कोई आदमी तो है नहीं, है ना। एच तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो हमने बनाया है। एच पूरा एच होल फैमिली कब आपका रेजिडेंट बनेगा और कब आपका नॉन रेजिडेंट बनेगा, वो बात यहाँ पर बताई गई है। बताओ बेटा, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? आपको पता होगा सिर्फ और सिर्फ एच और इंडिविजुअल में ही ये होता है। अब इसको समझते हैं कि सर एक कहानी है क्या। यहाँ लिखा हुआ है कि सर एक एच कब रेजिडेंट बनता है और कब नॉन रेजिडेंट बनता है, ये हमें सीखना है। तो बच्चों, एच रेजिडेंट कब बनेगा या नॉन रेजिडेंट कब बनेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक कंडीशन देखनी पड़ती है। बेसिक कंडीशन इंडिविजुअल में क्या थी, 182 डेज और 60 डेज वाली थी। यहाँ 182 डेज 60 डेज वाला नहा है बेटा, वो नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर कह दिया कि साहब जो भी एच का मैनेजमेंट है या उसका जो कंट्रोल है, अगर वो पूरी तरह इंडिया में या थोड़ा बहुत भी इंडिया में है, तो वो एच क्या मानी जाएगी, आपकी इंडियन मानी जाएगी, रेजिडेंट मानी जाएगी। मान लीजिए जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं एच के द्वारा, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं सारे इंडिया में लिए जाते हैं, या फिर जो की पर्सन है वो इंडिया में बैठा है। तो इसका मतलब कंट्रोल कहां से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, या मैनेजमेंट कहां से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। तो जब कंट्रोल और मैनेज इंडिया से हो रहा है तो वो एच क्या होगा, रेजिडेंट होगा। मतलब बेसिक कंडीशन पूरी मान लेंगे हम। और सोचो, अगर कंट्रोल मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया में है, मतलब इंडिया से कुछ भी नहीं लिया जा रहा डिसीजन, सारे जो डिसीजन लेने वाले बंदे हैं वो दुबई में बैठे हैं, मैनेजमेंट भी सारा दुबई में चल रहा है, इंडिया का लेना देना नहीं चल रहा, तो फिर वो जो एच है, जो इंडिया के लिए एच बनाया आपने, वो क्या होगा, वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। फिर बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पर कोई परसेंटेज डिसाइड नहीं है। आप कहेंगे सर 50% से ज्यादा डिसीजन इंडिया में होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पूरे साल में प्रीवियस ईयर में एक भी डिसीजन इंडिया से ले लिया आपने, मतलब क्या हो गया, पार्टली कंट्रोल मैनेजमेंट कहां पर आ गया, इंडिया में आ गया। और जब पार्टली इंडिया में आ गया है तो क्या होगा, अब ये क्या बन जाएगा आपका, अब ये एच बन जाएगा आपका रेजिडेंट। एच रेजिडेंट तो बन गया, तो अब आपको देखना ये ROR है या RNOR है। तो वही बेसिक कंडीशन, सॉरी एडिशनल कंडीशन जो एच के केस वाली है, वो सेम टू सेम कहाँ लिखी गई है बेटा, इंडिविजुअल के पास भी लिखी गई है, वो सेम यहाँ पर कॉपी करनी है आपको। और वहां पर जो इंडिविजुअल का आप निकालने वाले थे वो निकाल रहे थे, यहाँ पर क्योंकि एच तो कोई आदमी तो है नहीं, तो स्टे कौन करेगा। तो कह दिया कि एच का जो करता है ना, अगर उसने एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी है, तो एच क्या बन जाएगा, ROR या फिर RNOR बना जाएगा। तो देखो मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पर कि सचुएंट इंडिया है। अब इफ कर्ता सेटिस्फाई द एडिशनल कंडीशन, अगर कर्ता ने सेटिस्फाई किया, किसने, कर्ता ने बेटा, दोनों केस में कर्ता है, कर्ता ने एडिशनल कंडीशन पूरी की है, तो एच क्या बन जाएगा आपका, ROR। अगर कर्ता ने सेटिस्फाई नहीं किया है तो एच क्या बन जाएगा आपका, RNOR। बताओ जी बच्चों, यहां तक समझना है आपको ये? मॉड्यूल से भी पढ़ेंगे बेटा, मॉड्यूल से भी पढ़ेंगे। अभी से पहले मैं आपको 2-3 छोटे छोटे हो रहे हैं वो लिखवा देता हूं, ताकि मैं बार बार कॉपी जब निकालने बैठे हैं तो बार बार हमें इसे ना देखना पड़े। देखो बेटा, नेक्स्ट कंपनी का देखेंगे। अब हम स्टेटस देखेंगे हम कंपनी का।
रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, स्टेटस ऑफ कंपनी। हाँ सर, कंपनी दो टाइप की होती है बेटा, आपके पास पता है आपको? सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 6(3) है यहाँ पर। एक होती है आपकी इंडियन कंपनी, और एक होती है आपकी फॉरेन कंपनी। ठीक है, जो इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होती है बेटा, ऑलवेज रेजिडेंट। ठीक है, इंडियन कंपनी क्या होगी? हमेशा रेजिडेंट। और फॉरेन कंपनी के केस में आपको दो बातें चेक करनी पड़ेंगी, तो मैं अपना इंक चेंज कर लेता हूं। अगर पोयम, सर ये पोयम क्या होती है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसको पोयम बोलते हैं बेटा हम। इन इंडिया है, और पोयम इन आउटसाइड इंडिया। पोयम इंडिया में है तो ये रेजिडेंट होगी। अगर पोयम इंडिया के बाहर है तो ये नॉन रेजिडेंट होगी। अभी पोयम क्या होती है इसकी बात करते हैं बेटा अभी, पर पहले आप इन नोट्स को बना लो, क्योंकि पोयम समझाने के लिए मुझे टाइम लगेगा और टाइम हमारे पास कम है। तो एक बार इसके नोट्स बना लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ पाए। अगला लिख लो इसमें, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर, अदर पर्सन, अदर पर्सन। तो सेक्शन कौन सा है? अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 है बेटा ये ना। तो वो रेजिडेंट कब होगा और नॉन रेजिडेंट कब होगा? रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट होगा इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली oblique partly situated in India, wholly or partly situated in India, तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। नो रेजिडेंट कब माना जाएगा बेटा? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट wholly situated outside India। तो जैसा आपने एचयूएफ में देखा वैसा ही यहां पर है बेटा,
फुल्ली सैचुरेटेड या आउटर सैचुरेटेड, सेम बात यहाँ पर आ जाएगी। सर हाँ बेटा। अदर पर्सन्स एओपी बीओआई ये सब हो गए। हाँ बिल्कुल बेटा, ये अदर में एओपी बीवाई वगैरह ही है। एओपी बीवाई कम लोकल अथॉरिटी है ना, एजेपी, ये सब इसमें आएंगे, एलएलपी, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो आपने कंप्लीट बना लिया होगा स्टेटस वाला। ये देखो नोट्स में आप देखोगे ना, तो नोट्स से जब पढ़ते हैं बेटा तो इजी लगता है। नोट्स पढ़ाने का मतलब इतना ही होता है, नोट्स बनवाने का बिल्कुल इजी रहे। फिर लगभग 1 या 2 पेज में आपका कंप्लीट हो गया होगा पूरा नोट्स, और ये हमने मॉड्यूल के 10-12 पेज को हमने 1 या 2 पेज में कवर कर लिया, और सारी बातें इसमें आ भी गई हैं। तो अब पिक्चर फॉर्मेट में बनाया है, मतलब डायग्राम फॉर्मेट में, तो समझने में भी आसान है। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।